अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुशी होंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लेक्चर 02 फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ क्लास 11 और ये हम एमडीके 2025 के सिलेबस के मुताबिक जा रहे हैं, जिसमें अब हम चैप्टर 6 यानी केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ फ्रॉम क्लास 11 से लेक्चर 02 कर रहे हैं। इससे पहले वाले केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर से हम लेक्चर 01 में ली शार्टर प्रिंसिपल को डिटेल से आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्युबिलिटी को, और ये क्या होती है कि द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस यूजुअली इन ग्राम्स, अक्सर हम इसको ग्राम में लेते हैं। द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस टू मेक a 100 gram solvent, to make 100 gram solvent saturated, to make 100 gram solvent saturated या to make saturated 100 gram solvent, इस तरह भी हम कह सकते हैं। to make saturated 100 gram solvent is called solubility of that substance. Solubility of that substance. क्लियर है? मैं ज़रा क्या कर दूँ, यहाँ मुर्गी आई है, इसको यहाँ से हटाने की कोशिश कर। To make saturated 100 gram solvent is called solubility of that substance. अब ये क्या है? फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हमारे पास एक सॉल्वेंट है, और वो सॉल्वेंट कौन है? लेट्स सपोज मैं इसको वाटर लेता हूँ, और इसमें हम क्या डालते हैं? शुगर डालते हैं। शुगर की, अच्छा ये कितना है हमारे पास? 100 ग्राम सॉल्वेंट है। इसमें मैं शुगर डालता हूँ, कितना मैंने डाल दिया? 5 ग्राम। लेट्स सपोज मैंने 5 ग्राम शुगर डाल दिया, और इसने इसको क्या किया? इसको डिजॉल्व किया। जब ये डिजॉल्व हुआ तो मेरे पास ये एक सोल्यूशन बन गया। ये मेरे पास एक सोल्यूशन बन गया, सोल्यूशन नंबर 1, जिसमें मेरे पास अब 5 ग्राम शुगर मौजूद है। 5 ग्राम क्या मौजूद है? इसमें शुगर। फिर मैंने क्या किया? इस सोल्यूशन को मैंने क्या डाल दिया? 5 ग्राम और भी शुगर डाल दिया। इसमें मैंने क्या किया? 5 ग्राम और भी शुगर डाल दिया, और जब मैंने देखा तो इसने इसको भी क्या किया? डिजॉल्व किया। तो मेरे पास ये एक दूसरा सोल्यूशन बन गया। ये दूसरा सोल्यूशन बन गया, और इस सोल्यूशन में अब मेरे पास कितना सोल्यूट है? 10 ग्राम शुगर है, और वाटर अभी भी 100 ग्राम है, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन ये सोल्यूशन नंबर 1 है और ये सोल्यूशन नंबर 2 है। इस सोल्यूशन और इस सोल्यूशन में फर्क है, क्योंकि इसमें 5 ग्राम शुगर है और इसमें 10 ग्राम शुगर है। जरा देखें, इस सोल्यूशन ने मजीद भी शुगर को क्या किया? अपने अंदर डिजॉल्व किया। तो ऐसे सोल्यूशन जो मजीद भी सोल्यूट को डिजॉल्व करने की कैपेसिटी रखता हो, ऐसे सोल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। सो ये वाला हमारे पास अनसैचुरेटेड सोल्यूशन था, सोल्यूशन नंबर 1। अब इसका हमें पता नहीं है, क्योंकि अब हम इसमें मजीद सोल्यूट डालते हैं। लेट सपोज कि इसमें मैंने 5 ग्राम और भी डाल दिया। तो मैंने जब इसमें 5 ग्राम और डाल दिया तो इसने इसको भी क्या किया? हल किया। मैंने जब देखा, लेट सपोज अब ये सारा सपोजिशन की बात हो रही है, तो इसने इसको भी हल किया। तो ये मेरे पास सोल्यूशन नंबर 3 हो गया, जिसमें मेरे पास 15 ग्राम क्या है? शुगर है। कितना ग्राम शुगर है? इसमें 15 ग्राम शुगर है। तो मैंने क्या किया? इसमें फिर से 5 ग्राम क्या डाल दिया? वही शुगर डाल दिया। और जब मैंने देखा तो इस बार क्या हुआ था? मेरे पास इस बार क्या हुआ था? सोल्यूशन तो बन गया, लेकिन सोल्यूशन के बॉटम में मेरे पास कुछ शुगर बाकी रह गया, जो कि ये डिजॉल्व नहीं हुआ। यानी इतना मिकदार ऑफ शुगर हमारे पास अनडिजॉल्व्ड इस कंटेनर के बॉटम में रह गया। तो मैंने क्या किया? अब तो इस सोल्यूशन में तो मेरे पास 15 ग्राम क्या है? शुगर है। इस 100 ग्राम वाटर ने 15 ग्राम सॉल्यूट यानी शुगर को तो डिजॉल्व किया है। 15 ग्राम में से जब मैंने फिर भी 5 ग्राम डाल दिया, तो 5 ग्राम में से कुछ शुगर यहाँ पर क्या रह गया? अनडिजॉल्व रह गया। अब मैं क्या करूंगा? इस शुगर को किसी तरह से यहाँ से निकाल के कैलकुलेट करूंगा। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो इसको 5 ग्राम से माइनस करूंगा, और फिर मुझे पता चलेगा कि इस सोल्यूशन में टोटल कितना अब शुगर मौजूद है। तो लेट्स सपोज कि जब मैंने ये वाला सॉल्यूट कैलकुलेट किया तो ये 2 ग्राम शुगर था, जो कि अनडिजॉल्व्ड रह गया था। यानी 5 ग्राम जब मैंने 15 ग्राम सोल्यूशन वाले में से
मजीद डाल दिया तो उस 5 ग्राम में से 2 ग्राम नीचे बॉटम में रह गया अनडिसॉल्व्ड फॉर्म में और 3 ग्राम इसने इस सॉल्यूशन में हल हुआ। यानी अब इस सॉल्यूशन में टोटल कितना ग्राम शुगर है? 18 ग्राम आपका शुगर है। और 18 ग्राम से मजीद जब हम शुगर डाल रहे थे यानी 2 ग्राम, वो इस सॉल्यूशन ने हल नहीं किया। तो अब आप ये वाला सॉल्यूशन जो है, इस सॉल्यूशन से अगर आप ये चीनी निकाल दें तो जो ऊपर आपको सॉल्यूशन नजर आ रहा है ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि ये मजीद अपने अंदर सॉल्यूट को हल करने की गुंजाइश नहीं रखता। अब 18 ग्राम ऑफ शुगर ने 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर को क्या बना दिया? सैचुरेटेड बना दिया। ये मेरे पास कौन सा सॉल्यूशन बन गया? सैचुरेटेड। बाकी सारे सॉल्यूशन क्या थे? अनसैचुरेटेड। 2B 3B, क्योंकि इसने भी अपने अंदर मजीद सॉल्यूट को हल किया, इसने भी अपने अंदर मजीद सॉल्यूट को हल किया, इसने भी अपने अंदर मजीद सॉल्यूट को हल किया। क्लियर है? और इसने भी मजीद और डिसॉल्व किया, लेकिन कुछ रह गया। तो ये वाला भी क्या है? अनसैचुरेटेड है। लेकिन ये वाला सॉल्यूशन जो अब बन चुका है 18 ग्राम वाला सॉल्यूशन, ये अब सैचुरेटेड है, क्योंकि 18 ग्राम से मजीद अगर आप क्या डालेंगे? शुगर डालेंगे तो वो नीचे बटन में रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि शुगर की सॉल्युबिलिटी कितनी है? 18 ग्राम, क्योंकि शुगर की 18 ग्राम किसी सॉल्वेंट के 100 ग्राम को क्या बना रहा है? सैचुरेट बना रहा है। इससे ज्यादा वो इसमें हल नहीं हो सकता। सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इज 18 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये जस्ट सपोजिशन है आपको सॉल्युबिलिटी समझाने के लिए। हमें अब नहीं पता कि शुगर की सॉल्युबिलिटी कितनी है। आप चेक कर सकते हैं गूगल से या किसी भी वेबसाइट से, आप चेक कर सकते हैं व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर। सोडियम क्लोराइड की अलग होती है, हर सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी अलग होती है और ये डिपेंड करती है सॉल्यूट पर भी और सॉल्वेंट के ऊपर भी। सही है। अब हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी के बेस पर हमारे पास साल्ट्स के दो टाइप्स हैं। there are two types of salts on the basis of solubility. On the basis of solubility, solubility के बेस पर मेरे पास दो टाइप्स है साल्ट्स के। एक जो होता है हमारे पास वो होता है हाईली सॉल्युबल साल्ट्स, हाईली सॉल्युबल साल्ट्स, या इसको हम सिर्फ सॉल्युबल साल्ट्स भी कह सकते हैं, सॉल्युबल साल्ट्स। और इसके एग्जांपल हैं आपको। एग्जांपल नंबर 1, जितने भी साल्ट्स ऑफ नाइट्रेट्स हैं, साल्ट्स ऑफ नाइट्रेट्स जो है वो क्या है आपके पास? हाईली सॉल्युबल साल्ट्स है। फॉर एग्जांपल सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट एक्सेट्रा, ये सारे हमारे पास क्या है? हाईली सॉल्युबल साल्ट्स हैं। एग्जांपल नंबर 2 जो है वो क्या है कि all the salts of sodium, potassium, rubidium, sodium, potassium, rubidium, cesium, ये इनके और साथ साथ में अगर आप अमोनियम के भी साल्ट्स ले लें एक्सेट्रा, इनके जो साल्ट्स है वो भी क्या है? हाईली सॉल्युबल साल्ट्स है। फॉर एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, इसी तरह सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्रेट एक्सेट्रा, सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट एक्सेट्रा, ये भी आप लोग ले सकते हैं। सोडियम फ्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटाशियम फ्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, पोटाशियम आयोडाइड एक्सेट्रा, ये आप ले सकते हैं। यानी सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और अमोनियम के जो साल्ट्स होते हैं वो भी हमारे पास हाईली सॉल्युबल साल्ट्स होते हैं। और दूसरा जो हमारे पास साल्ट्स है, यानी दूसरा टाइप, और यहाँ मैंने क्या किया? हाईली सॉल्युबल साल्ट्स। इस दूसरे साल्ट को हम कहते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स। और स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स इसको हम फिजिकल केमिस्ट्री भी कहते हैं। किस केमिस्ट्री में? फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि वहां पर हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं और फिर इनकी एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करते हैं कि कितना वैल्यू इस साल्ट्स की किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता चलती है, तो हम इस वैल्यू के मुताबिक इस साल्ट्स को कहते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स। लेकिन इसको हम क्या कह सकते हैं? इनसॉल्युबल साल्ट्स भी कह सकते हैं, इनसॉल्युबल साल्ट्स। और ये इसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिर्फ जजमेंट के थ्रू कहते हैं। अगर कोई साल्ट बहुत ज्यादा सॉल्युबल है और कोई साल्ट बहुत ज्यादा यानी बहुत कम सॉल्युबल है, एक बहुत ज्यादा सॉल्युबल है और एक बहुत कम सॉल्युबल है, तो जो ज्यादा सॉल्युबल है उसको हम कहते हैं सॉल्युबल और जो बहुत कम सॉल्युबल है उसको हम कहते हैं इनसॉल्युबल। सिर्फ जजमेंट के बेस पर हम दो साल्ट्स को सॉल्युबल और इनसॉल्युबल साल्ट्स कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
क्लियर है। जबकि फिजिकल केमिस्ट्री में हम एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करने की कोशिश करते हैं, इस वजह से फिर वहां पर जो थोड़ा भी हमें सॉल्युबिलिटी मिलती है, फिर उस बिना पर हम उस साल्ट्स को कहते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स। क्लियर है। अब ये स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स है, ये इनसॉल्युबल साल्ट्स की कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं। एग्जांपल है इनके सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, इसी तरह बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एटसेट्रा। ये हमारे पास क्या है, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स, ये इनसॉल्युबल साल्ट्स। क्लियर है। अच्छा, और यहाँ असल में जो हम सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये जो सॉल्युबिलिटी है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है, ये हम सिर्फ इस साल्ट्स के लिए ही डिस्कस करते हैं। क्लियर है। इस साल्ट को के लिए हम सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और डिस्कस नहीं करते। तो आज जो हम सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ते हैं वो किसके लिए पढ़ते हैं, स्पेशली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम किसके लिए पढ़ते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स के लिए, या इसको हम क्या कह सकते हैं, इनसॉल्युबल साल्ट्स। क्लियर। मैं इसको मिटा दूं तो अब हम चलते हैं हमारे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की तरफ। हमने सॉल्युबिलिटी को पढ़ लिया कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी क्या होती है, फिर कुछ सॉल्युबल साल्ट्स और इनसॉल्युबल साल्ट्स के बारे में भी हमने जाना, और अब हम जाएंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की तरफ। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसको हम शो करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं KSP से। तो ये क्या होता है, आपके पास लेट सपोज एक साल्ट है जिसको मैं कहता हूँ AB, यानी इसमें ये एनायन है और ये इसमें कैटायन है। ये किस हालत में होता है, सॉलिड हालत में, और ये क्या हो रहा है, डिजॉल्व हो रहा है किसी सॉल्वेंट में यानी वाटर में, और ये हमें दे रहा है A+ बसा B-। ये एक्वस हो गया और ये भी हमारे पास क्या हुआ, एक्वस बन गया, ये सॉलिड है, तो ये डिजॉल्व हुआ। अब इसके लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखूं, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हम किस तरह लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इसके लिए हमने हमारे जो MD का सिलेबस है उसमें सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम का जिक्र तो हुआ है, लॉ ऑफ मास एक्शन का जिक्र भी नहीं है, और इसी तरह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जिक्र भी नहीं है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेरिवेशन हम लॉ ऑफ मास एक्शन से करते हैं, और ये दो टॉपिक यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और लॉ ऑफ मास एक्शन ये हमें क्लास 10th में मिल सकता है। अगर आप लोग चैप्टर नंबर 1 को देखें केमिकल इक्विलिब्रियम, तो वहां पर आप केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेरिवेशन भी सीख सकते हैं, और इसी तरह आप लोग लॉ ऑफ मास एक्शन से हेल्प भी ले सकते हैं, यानी लॉ ऑफ मास एक्शन से हेल्प लेकर हम केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन ड्रा कर सकते हैं। और अब जो मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखने वाला हूँ, ये हम किस तरह लिखते हैं या आप लोग वहां से सीख सकते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे पास MD का सिलेबस में पहला जो टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम में, वो है कि डिस्कस केमिकल इक्विलिब्रियम with the help of reversible reaction और फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स हम बताएं। तो वो दो टॉपिक्स हम छोड़ चुके हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि इन टॉपिक को मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया है। आप लोग सर्च कर सकते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्लास 11 यानी क्लास 10 लेक्चर 01, तो वो आप हमारी इसी ही वेबसाइट पर देख सकते हैं, हमारी केमिस्ट्री पर। तो वहाँ से आपको केमिकल इक्विलिब्रियम की भी समझ आ जाएगी। अब मैं इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिखता हूँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन क्या होता है कि द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या है, A+ इंटू B नेगेटिव, इनका कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय हमारे पास जो रिएक्टेंट है इनकी कंसंट्रेशन। तो ये हो गया हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन। अब जरा देख ले, ये तो हमारे पास क्या है, सॉलिड है, ये क्या है, एक्वस है, ये भी क्या है, एक्वस। तो आपको पता है कि दिस साल्ट्स आर इनसॉल्युबल साल्ट्स या स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स, यानी ये पानी में बहुत कम हल होने वाला है। तो जितना हल हुआ है ये हम नेग्लिजिबल शो करते हैं। तो यानी मतलब ये है कि हमारे पास जो A-B का कंसंट्रेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या है, कांस्टेंट है। और याद रखें कि हमारे पास केमिकल इक्वेशन में जो सॉलिड सब्सटेंस होता है उसका कंसंट्रेशन अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, कांस्टेंट, यानी 1 के बराबर आता है। तो K के साथ एक चंक K भी एक कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके साथ में इस कांस्टेंट को लगाता हूं और फिर यानी इसको इधर लेकर आऊंगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और इस तरफ मेरे पास A+ रह गया और B नेगेटिव रह गया। ये हो गई हमारे पास
अब इसका हमने क्या किया कि ए बी को इधर ले आया तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला गया। अब जरा देख ले कि ये के मल्टीप्लाइड बाय ए बी, ये दो कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन है आपस में, और इसको हम क्या कहते हैं के एस पी। इनसे एक और कांस्टेंट बनेगा और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसको हम क्या कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसको हम क्या कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी के एस पी आपके पास बराबर होता है ए प्लस की आयंस और बी नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन। तो आप लोग लिख सकते हैं कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ सॉल्ट्स इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट यानी हासिल ज़रब वाला प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ions of salts in a solvent is called solubility product। या आप लोग ये जो है इसको आप solubility product कह सकते हैं कि A multiplied by B, A plus multiplied by B नेगेटिव की कंसंट्रेशन को हम क्या कहते हैं solubility product। क्लियर है? अब हम देखते हैं कुछ रिलेशनशिप बिटवीन solubility एंड solubility product के बीच। रिलेशन बिटवीन solubility and solubility product, relationship between solubility and solubility product। तो हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट्स होते हैं और हर डिफरेंट साल्ट्स के लिए हमारे पास solubility और solubility product के बीच जो रिलेशनशिप होता है वो डिफरेंट होता है। मैं एग्जांपल नंबर 1 लेता हूँ। मेरे पास जो पहले टाइप है साल्ट का वो क्या है 1:1 है, यानी इसमें जो कैटायन है वो भी 1 है और एनायन भी 1 है। इसको मैं ए बी ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ ए बी। और इसके एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं सिल्वर क्लोराइड ले सकते हैं, इसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड ले सकते हैं, सिल्वर आयोडाइड भी आप लोग ले सकते हैं। इसी तरह आप लोग इसमें लीड सल्फेट को भी ले सकते हैं। तो इसमें एक कैटायन एक एनायन एक कैटायन एक एनायन एक कैटायन एक एनायन एक कैटायन एक एनायन, तो ये हमारे पास हो गई टाइप 1 साल्ट्स। अब जरा देख ले इसके लिए ए बी जो होगा वो जब डिजॉल्व होगा तो ये हमें ए प्लस देगा और बी नेगेटिव देगा। मैं जनरल लेता हूँ, किसी एक साल्ट को नहीं लेता, इन सबको इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, लेट सपोज ये जो था ये मेरे पास एस मोल्स पर लीटर था। अच्छा आपको मैं बता दो कि ये जो सॉल्युबिलिटी होती है सॉल्युबिलिटी हमारे पास दो तरह के, इसको हम दो तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम पर लीटर या इसको हम मोल पर लीटर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी की यूनिट को। तो आपसे जिस अंदाज में पूछा गया है, चाहे आपसे ग्राम पर लीटर में पूछा गया तो आप ग्राम पर लीटर में आंसर करें, अगर मोल पर लीटर में पूछा गया तो आप मोल पर लीटर में आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपको फार्मूला क्या पता है कि n इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर आपको मोल दिया गया है तो वहां से आप मास कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको मास दिया गया तो वहां से आप मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि इस साल्ट्स की मेरे पास सॉल्युबिलिटी कितनी है या कंसंट्रेशन कितनी है, एस मोल्स पर लीटर। क्लियर है? अब ये जब पानी में हल होगा तो इसकी भी एस मोल पर लीटर और इसकी भी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी एस मोल पर लीटर। याद रखें कि ये जो स्पेरिंगली इनसॉल्युबल सॉल्ट्स है इसको हम 99% केसेस में क्या मानते हैं गुड इलेक्ट्रोलाइट के, ये जब पानी में हल होंगे तो 100% डिसोसिएट होंगे। इसलिए तो मैंने कहा कि इसको मैंने एस मोल्स पर लीटर ले लिया, तो जब ये पानी में डिसॉल्व हो गया तो एस मोल्स पर लीटर ये भी दे दिया और एस मोल्स पर लीटर ये भी दे दिया। हमें पता है कि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स है यानी इनसॉल्युबल सॉल्ट्स है, लेकिन हम इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए हम इसको क्या कंसीडर करेंगे कि दिस इज 99% केसेस में हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, दिस इज अ गुड इलेक्ट्रोलाइट। अब जरा देख ले इसके लिए अगर मैं के एस पी की वैल्यू लिख दूं तो के एस पी आपको पता है कि के एस पी बराबर होती है ए प्लस की कंसंट्रेशन इंटू बी नेगेटिव की कंसंट्रेशन। आपको पता है कि ए प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है एस है और बी की कंसंट्रेशन कितनी है वो भी एस है। तो यहाँ पर के एस पी किसके बराबर हो जाएगी एस स्क्वायर। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। ये हो गई रिलेशनशिप फॉर द सॉल्युबिलिटी in between the solubility and solubility product for this type of a salsa, for this type of a salsa। अब मेरे पास एक और टाइप ऑफ साल्ट है, उसके लिए भी देखते हैं इसको। एग्जाम्पल 2 या टाइप 2 आप कह सकते हैं, जिसमें इसको हम क्या कह सकते हैं 1:2 या 2:1।
फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल आप ले सकते हैं लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड ले सकते हैं, या आप लोग क्या ले सकते हैं सोडियम टू लेड क्लोराइड, या आप क्या ले सकते हैं सिल्वर टू क्रोमेट भी ले सकते हैं, सिल्वर क्रोमेट। तो इसमें ज़रा देख ले, एनायन 2 है और कैटायन 1 है, कैटायन 1 एनायन 2, और इसमें क्या है कैटायन 2 और एनायन 1, ये एनायन है और ये कैटायन है, ये एनायन है और ये कैटायन है। यहाँ पर कैटायन 1 है और एनायन 2, यहाँ पर कैटायन 2 है और एनायन 1 है, तो या तो 1:2 या 2:1। इसके लिए भी हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आएगी, सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बीच रिलेशनशिप होगा, तो इन दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो लेट्स सपोज मैं इनमें से ये वाला लेता हूँ कि ए बी 2 एग्जाम्पल, इसके लिए हम क्या ले सकते हैं ए बी 2 या ए 2 बी। तो ए बी 2 लेता हूँ और इसको पानी में हल कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक ए पॉजिटिव बनेगा और इसके ऊपर +2 आएगा और 2 बी नेगेटिव बनेंगे। क्लियर है? तो इसके लिए जब मैं एस पी की वैल्यू निकालूंगा तो एस पी इसके लिए बराबर हो जाएगा ए प्लस इंटू बी नेगेटिव। ज़रा देख ले, यहाँ पर एक 2+ है, सिर्फ ए प्लस नहीं है, और यहाँ पर इसके साथ 2 बी नेगेटिव है, तो यहाँ ऊपर हम क्या लगाते हैं, कोएफिशिएंट को हम ऊपर लगाते हैं, और ये आप जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन की डेरिवेशन करेंगे क्लास 10 में, तो वहाँ से आपको ये चीज़ें पता चलती हैं। अच्छा, मैं इसको लेता हूँ कि ये एस मोल्स पर लीटर है इसकी कंसंट्रेशन, तो इसकी भी एस मोल पर लीटर, और इसकी कितनी हो जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई एस मोल्स पर 2 एस मोल्स पर लीटर। तो यहाँ पर मैं ए की कितनी वैल्यू लगा सकता हूँ, एस, सिर्फ एस लगा दिया, और बी की कितनी वैल्यू लगा सकता हूँ 2 एस मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा ऊपर इसके ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ हमारे पास क्या बन सकती है कि एस पी जो है वो बराबर आ सकती है एस मल्टीप्लाइड बाई एस की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा एस की पावर 1। अच्छा, ये एस पहले लगाते इसी तरह और इसका स्क्वायर लेते तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी 2 का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो 4s स्क्वायर हो जाएगा, 4s स्क्वायर। अब यहाँ से हमें क्या मिलती है 4s, इस का स्क्वायर और इसका 1 आपस में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास जो के एस पी और सॉल्युबिलिटी के बीच जो रिलेशनशिप आ रहा है वो क्या है, ये हमारे पास दी the relationship between solubility product and the solubility for this type of salts। ये इस टाइप ऑफ salts के लिए हमारे पास solubility और solubility product के बीच रिलेशनशिप आ गया। इसी तरह हमारे पास एक और टाइप होता है salt का, एग्जाम्पल 3, और वो कौन सा होना चाहिए 1:3, 1:3 salts और 3:1 salts, यानी आप इसको ए बी 3 कह सकते हैं या A3 बी कह सकते हैं। इसके एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं, जैसे कि आपके पास है एल्यूमिनियम क्लोराइड, या आप लोग क्या ले सकते हैं सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट। तो याद रखें फॉस्फेट के जितने भी सॉल्ट्स है वो स्पेरिंगली इनसॉल्युबल सॉल्ट्स है। आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा था कि सोडियम के जो सॉल्ट्स होते हैं वो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, तो मैंने यानी इनसॉल्युबल सॉल्ट्स के साथ ये एग्जांपल नहीं लगाया था कि जो हमारे पास फॉस्फेट्स के सॉल्ट्स होते हैं वो भी हमारे पास जितने भी फॉस्फेट के सॉल्ट है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स है, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते, चाहे ये सोडियम के साथ भी आ जाए तब भी ये क्या होते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। तो ये वाला एग्जांपल के लिए हम क्या लेते हैं रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो A3B हमारे पास क्या होगा रिजल्ट होगा, और 3A प्लस बी 3 नेगेटिव। क्लियर है? इसके लिए जो मेरे पास एस पी आएगा वो बराबर हो जाएगा ए प्लस फिलहाल लिखते हैं और बी नेगेटिव फिलहाल लिखते हैं, बी 3 नेगेटिव है और ए सिर्फ प्लस नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर 3 लिखेंगे, और यहाँ देखें कि ये अगर एस मोल पर लीटर है तो ये कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई एस मोल पर लीटर, और ये कितना हो जाएगा सिर्फ एस मोल पर लीटर।
यानी इसकी कंसंट्रेशन ये हो गई और इसकी कंसंट्रेशन ये हो गई। और यहाँ जब हम इसके लिए ये रिलेशनशिप लिखते हैं तो ये चूँकि इसके ऊपर कोएफ़िशिएंट है तो कोएफ़िशिएंट को हम ऊपर उठाते हैं, कंसंट्रेशन को ऊपर लगाते हैं। यहाँ पर ये कोएफ़िशिएंट भी है, ये 3 नेगेटिव है, यानी इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो 3 नेगेटिव है और इसके ऊपर जो पॉज़िटिव चार्ज है जो 1 पॉज़िटिव है। तो ये वो चार्ज हमने लगा दिया, ये वाला 3 जो है ये ए के साथ है, लेकिन बी के साथ 1 है, तो यहाँ पर हमने 1 लगाया है, लेकिन वो शो नहीं हो रहा। अब ज़रा देख लें कि हमारे पास के एस पी किसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन लिखते थे, इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय एस और ऊपर इसके ऊपर 3 लगाते हैं। इसी तरह बी का कंसंट्रेशन कितना है, सिर्फ एस। अच्छा, दोनों के साथ मोल पर लीटर है, तो इसलिए वो मोल पर लीटर हम नहीं लिख रहे हैं, वो कॉमन लेते हैं। तो ये हो गई 3 मल्टीप्लाइड बाय एस की पावर 3 और ये एस की पावर 1। तो ये क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 विल बी इक्वल टू 3 3 2 3 27 27 एस की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई एस। तो ये बराबर हो जाएगा कि एस पी हमारे पास बराबर हो जाएगा 27 एस की पावर 4, 27 एस की पावर 4। तो ये हो गई हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। इसी तरह हमारे पास एक और भी साल्ट्स होता है, उसके लिए भी हम ये वाला रिलेशनशिप देखते हैं। तो फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करके हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। क्लियर? मेरे पास एक और एग्जांपल 4 टाइप ऑफ साल्ट है जिसको हम क्या कह सकते हैं, A2B3 A2B3 साल्ट। फॉर एग्जांपल आपके पास कौन सा साल्ट है, जैसे कि AS2 आर्सेनिक सल्फाइड, AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड। आई थिंक फार्मूला सही है, नहीं तो फिर आप लोग खुद चेक करें, मुझे तो ये लगता है आर्सेनिक सल्फाइड का फार्मूला। तो ये इसके मुताबिक ये वाला साल्ट है। इसके लिए हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो A2B3 हमारे पास डिसॉल्व हो रहा है आयंस में, यानी डिसोशिएट हो रहा है आयंस में। तो क्या बनेंगे, 2 ए के आयंस बनेंगे और 3 बी के आयंस बनेंगे। ए के ऊपर आएगा +3 चार्ज और बी के ऊपर आएगा -2 चार्ज। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 +6 नेगेटिव और 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। अब इसके लिए के एस पी की वैल्यू हम किस तरह निकालेंगे। अच्छा, इसके लिए अगर ये एस मोल्स पर लीटर हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई एस मोल्स पर लीटर, और ये क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई एस मोल्स पर लीटर। तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, ए के ऊपर चार्ज क्या है 3 प्लस और इसका कोएफिशिएंट क्या है 2, ये ऊपर लगाते हैं। इसी तरह बी के ऊपर चार्ज क्या है 2 नेगेटिव और इसका कोएफिशिएंट क्या है 3। अब इस ए का कंसंट्रेशन कितना है, ए की कंसंट्रेशन है हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई एस मोल्स पर लीटर। तो मैं इसको सिर्फ लिखता हूँ 2 इंटू एस और ऊपर इसके ऊपर क्या है 2 है। इसी तरह बी की कंसंट्रेशन कितनी है, 3 मल्टीप्लाइड बाई एस मोल्स पर लीटर और इसके कोएफिशिएंट क्या है, इसके ऊपर 3 होने लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 एस का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 27 एस की पावर 3 हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 27 यहाँ से क्या आ रहा है 108 आ रहा है और एस मल्टीप्लाइड बाई एस इस बेस कॉमन लेते हैं और पावर को 8 करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास के एस पी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी के बीच कौन सा रिलेशनशिप है, ये वाला आप लोग चेक कर दो। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी फॉर दिस टाइप ऑफ सॉल्ट्स। तो ये हो गई हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ न्यूमेरिकल्स आपके सामने पेश करता हूँ और उनको हल करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके माइंड में ये कंसेप्ट अच्छी तरह बैठ सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक्स अच्छी तरह समझ में आएंगे और अगर नहीं आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अच्छा, आप ज़रा देख ले, जब मेरे पास टाइप 1 सॉल्ट्स था यानी ए बी,
बिल्कुल ए भी तो एक ही टाइप ऑफ साल्ट है, तो इसके लिए मेरे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी के बीच ये वाला रिलेशनशिप था। और जब मेरे पास सेकंड टाइप ऑफ साल्ट था यानी A2B या AB2, इसके लिए जो सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी के बीच रिलेशनशिप था वो ये वाला था। इसी तरह जब मेरे पास क्या था AB3 या A3B वाला साल्ट था, तो इसके लिए रिलेशनशिप क्या था कि Sp बराबर था 27 S की पावर 4, ये रिलेशनशिप था। और जब मेरे पास साल्ट था कौन सा वाला A2B3 वाला, तो इसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी के बीच कौन सा रिलेशनशिप था 108 S की पावर 5 है। क्लियर है? तो ये रिलेशनशिप भी याद रखें, क्योंकि यहाँ से अब हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कुछ साल्ट्स दी गई हैं और इनके लिए Ksp की वैल्यू हमें दी गई है। एक साल्ट है मेरे पास SA और इनके लिए जो वैल्यू हमें दी गई है वो क्या है, मैं ज़रा चेक कर दूं। इसके लिए कि Sp की वैल्यू है 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -10। और ये दूसरा साल्ट है हमारे पास SA2, इसके लिए जो मेरे पास Ksp की वैल्यू है वो क्या है 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -5। और एक तीसरा साल्ट है S3A और इसके लिए जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू है वो क्या है 2.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -50। क्लियर है? ये साल्ट 1 हो गई, ये साल्ट 2 हो गई और ये साल्ट 3। अब वो क्वेश्चन क्या करते हैं कि the solubility order for these salts is यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए 1 ग्रेटर होना चाहिए 2 से, 2 ग्रेटर होना चाहिए 3 से, बी। अच्छा यहाँ में मुझे अब नहीं पता कि यहाँ आंसर कौन सा आने वाला है, तो इस वजह से अब मैं ऑप्शन अभी सही तरह से नहीं लिख सकता। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा वाला यानी आंसर कौन सा वाला आएगा, कौन सा वाला ऑर्डर आएगा, तो यहाँ से फिर हम ये ऑप्शन भी बनाएंगे खुद। क्लियर है? क्योंकि ये क्वेश्चन हम खुद बनाते हैं तो वहाँ से फिर ऑप्शन भी खुद बनाएंगे। तो ज़रा देख ले, हम पहले वाले का सॉल्युबिलिटी देखते हैं जो हमारे पास क्या है SA है। SA हमारे पास ये कौन सा टाइप ऑफ साल्ट है, अगर आप लोग देखें AB टाइप ऑफ साल्ट है, तो इसके लिए Ksp और सॉल्युबिलिटी के बीच कौन सा रिलेशनशिप है, ये वाला कि Ksp बराबर होती है S स्क्वायर के। तो इसके लिए सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी बराबर हो जाएगी Ksp रेज़ टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 के। अब जरा देख ले इसके लिए सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, Ksp की वैल्यू इसके लिए क्या है 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -10 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी क्या आ रही है 8 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -10 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या आ रहा है, ये सॉल्युबिलिटी इसके लिए आ रही है 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -5। ये हो गई इसकी सॉल्युबिलिटी। सेकंड जो मेरे पास साल्ट है ये वाला SA2, तो SA2 के लिए आपको पता है ये कौन सा टाइप ऑफ साल्ट हो गई AB2 या A2B। इसके लिए Ksp और सॉल्युबिलिटी के बीच कौन सा रिलेशनशिप था 4S3 रिलेशनशिप था। तो इसका सॉल्युबिलिटी बराबर हो जाएगी Ksp डिवाइडेड बाई 4 रेज़ टू द पावर ये 4 जब इधर आएगा तो ये डिवीजन में जाएगा और ये पावर जब इधर आ गया तो ये 1 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो अब हमारे पास सॉल्युबिलिटी बराबर होगी कि Sp की वैल्यू इसके लिए कितनी है 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से मेरे पास सॉल्युबिलिटी क्या आ सकती है, इसको मैं 36 ले सकता हूँ, तो ये हो गई 36 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ज़रा देखिए 36 डिवाइड बाई 4 से क्या आएगा हमारा आंसर, यहाँ मैं एस ले सकता हूँ। 36 डिवाइड बाई 4 से क्या आ सकता है 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -6 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -6
रेस्ट द पावर 1 डिवाइड बाई 3, तो s बराबर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस्ट द पावर माइनस 2। तो ये हो गई हमारे पास इसकी सॉल्युबिलिटी, ये इसकी सॉल्युबिलिटी हो गई। अब हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी फॉर द थर्ड सॉल्ट। थर्ड सॉल्ट के लिए मेरे पास सॉल्युबिलिटी क्या होगी वो देखते हैं। ये वाला सॉल्ट S3A, तो ये अगर हम देखें तो ये A3B या AB3 वाला सॉल्ट है, और इसके लिए जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी के बीच रिलेशनशिप किस तरह था, इस तरह था। तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी हमारे पास बराबर हो जाएगी KSP डिवाइडेड बाई 27 रेस्ट द पावर 1 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ सॉल्युबिलिटी बराबर हो जाएगी KSP की वैल्यू इसके लिए कितनी है 2.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेस्ट द पावर माइनस 15 रेस्ट द पावर 1 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 27। तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी बराबर हो जाएगी 27 डिवाइडेड बाई 27 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेस्ट द पावर माइनस 16 की पावर 1 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ मैं इसको उठा दूँ तो क्या आएगा, सॉल्युबिलिटी बराबर हो जाएगी 10 रेस्ट द पावर, ये तो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, 10 की पावर माइनस 16 डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4। इसकी सॉल्युबिलिटी आ गई है। तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है, सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी इसकी है या उसकी है या इसकी है? आई थिंक सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी सॉल्ट नंबर 2 की है। सॉल्ट नंबर 2 की सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2, और सॉल्ट नंबर 1 की सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई, सॉल्ट नंबर 1 की सॉल्युबिलिटी हमारे पास है 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5, और इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, यानी जो मेरे पास सॉल्ट नंबर 3 है इसकी सॉल्युबिलिटी है सिर्फ 10 की पावर माइनस 4। तो सबसे ज़्यादा ट्रू है, सबसे ज़्यादा हमारे पास किसकी सॉल्युबिलिटी है, 2 की, क्योंकि अगर हम देख लें तो यहाँ 10 की पावर माइनस 2 का मतलब क्या है, 10 की पावर माइनस 2 का मतलब ये है कि 10 डिवाइडेड बाई 100, और 10 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो ये क्या हो जाएगा 0.1 आंसर आ रहा है, 0.1 आ रहा है। 10 लगा दिया तो यहाँ पर 0 लगा दिया, 10 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं, तो यहाँ इशारा लगाते हैं, फिर 0 इसके साथ लगाते हैं, और फिर 100 से यहाँ यहाँ जो आंसर आ रहा है 0.1, 0.13 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, और यहाँ से क्या आएगा 0.3 आंसर आ रहा है। यहाँ से क्या आ रहा है, तो आप लोग ज़रा ये चेक करके मुझे बता दें, क्योंकि यहाँ मेरा कैलकुलेटर थोड़ा डैमेज है, तो खुद आप लोग बता दें कि इनमें से ग्रेटर वैल्यू कौन सा है, फिर इससे थोड़ा स्मॉलर, फिर इससे थोड़ा स्मॉलर, और फिर ये वाला ऑर्डर अरेंज कर दें, और फिर आप लोग ऑप्शन बी अपने लिए बना दें, यानी एक ऑप्शन ए बना दें, एक ऑप्शन बी बना दें, एक ऑप्शन सी और एक ऑप्शन डी खुद से बना दें। इनमें से कौन सा ऑर्डर सही आ रहा है। मेरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी वीक है, यहाँ से मैं अब अंदाज़ा नहीं लगा सकता खुद से इनमें से ग्रेटर, इन ये तो मुझे पता है कि ये वाला सबसे ग्रेटर है, लेकिन इन दो में से मैं क्या हो रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो आप लोग ये देख लें खुद से कैलकुलेट करके मुझे भी बता दें कि इसका ऑर्डर क्या आने वाला है। तो ये हो गए हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1। इस तरह थोड़े टफ टफ से न्यूमेरिकल्स आपके पास भी आएंगे, क्योंकि आपने इंडिकेट का टेस्ट देना है, कोई नॉर्मल टेस्ट तो है नहीं, तो इसलिए आपको भी क्या होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए अच्छी तरह से, और टफ टफ से क्वेश्चन आपने सॉल्व करके देखने हैं। दूसरा जो न्यूमेरिकल है हमारे पास वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, द solubility of a lead chloride is a solubility of lead chloride is 0.270 gram per liter, 0.270 gram per liter, find at 298 Kelvin, और पूछता है कि फाइंड KSP, यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को क्या करें, मदद करें। तो आपको पता है कि हमारे पास सॉल्ट कौन सा है, लीड क्लोराइड वाला सॉल्ट है,
यानी अगर मैं देखो तो ये AB2 टाइप ऑफ साल्ट है, AB2 टाइप साल्ट है, और इसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी के बीच कौन सा रिलेशनशिप है, 4s3, ये वाला रिलेशनशिप है। आप लोग चेक करके देख सकते हो वापस पिछले, यानी थोड़ा पीछे जाके आप देख सकते हैं कि इनके बीच रिलेशनशिप क्या है सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बीच इस साल्ट के लिए। तो यहाँ मेरे पास KSP बराबर हो जाएगी, KSP बराबर हो जाएगी 4 इंटू एस की पावर 3। यह हमारे पास सॉल्युबिलिटी जो है वो है हमारे पास 0.270 ग्राम। क्लियर है। जबकि हमने क्या करना है, इस चैप्टर में हम मोल्स में बात करते हैं, तो इसको हम मोल्स में कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लीड क्लोराइड हमारे पास बराबर हो जाएगी, कितना दिया गया है 0.270 ग्राम, और इसके जो मोलर मास है वो कितना है, वो आपको पता है कि 207, तो लीड का मास है, और CO2 का क्या हो जाएगा 70, तो 277। यहाँ से आंसर जो आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लीड Cl2 वो अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 0.001, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आ रहा है। आप लोग चेक करके देख सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 1 डिवाइडेड बाई 1000 भी लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई 10 की पावर 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर -3 मोल्स। कितने हो गए 10 की पावर -3 मोल्स। तो सॉल्युबिलिटी मेरे पास कितनी हो गई, सॉल्युबिलिटी हो गई मेरे पास 10 की पावर -3 मोल्स पर लीटर। अब जरा देख लें, यहाँ पर KSP बराबर हो जाएगी 4 इंटू 10 की पावर -3 की पावर 3, तो ये बराबर हो जाएगी 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3 की -27 नहीं आ रहा, -3 जरबे -3, तो 3 3 9 9 3 27 -27, यही आ रहा है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हो गई आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते एक क्वेश्चन और करते हैं, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन बाकी है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी को मालूम करने से, यानी सॉल्युबिलिटी को देखने या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाले कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, और उन न्यूमेरिकल्स में से 2 न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं। लास्ट न्यूमेरिकल्स अब हम करने वाले हैं। Calculate the concentration of lead ions. Calculate the concentration of lead ions when a solid lead chloride is added into water. The KSP for lead sulfate, the KSP for lead, अच्छा ये lead chloride में ये lead sulfate दिया गया है हमें, lead sulfate, the KSP for lead sulfate is 1.6 multiplied by 10 raised to the power -8. कंसंट्रेशन ऑफ लीड +2 की बात कर चुके हैं। तो जरा देख ले, जब लीड सल्फेट पानी में डिसोशिएट होगा तो हमें क्या देगा, एक लीड 2+ देगा और एक सल्फेट 2- देगा। क्लियर है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ लीड 2+। अब हमने इसको कैलकुलेट करना है, ना हमें सॉल्युबिलिटी दी गई है ना हमें कंसंट्रेशन दी गई है, हमें सिर्फ लीड और सल्फेट के लिए KSP दी गई है, और अब यहाँ से हमने इसके लिए कंसंट्रेशन को निकालना है। आपको पता है कि इसके लिए अगर हम KSP की वैल्यू निकाल दें तो वो क्या किसके बराबर हो जाएगी, इसके कि लीड 2+ की कंसंट्रेशन और सल्फेट 2- की कंसंट्रेशन। आपको पता है इस इक्वेशन में से अगर एक लीड सल्फेट और डिसोशिएट हो रहा है तो एक लीड 2+ दे रहा है और एक सल्फेट 2- दे रहा है। इसी तरह अगर 2 लीड सल्फेट डिसोशिएट होंगे तो 2 लीड 2+ और 2 सल्फेट। अगर 3 हो रहे तो 3 ये 3 ये, अगर 4 हो रहे तो 4 ये 4 ये। मतलब ये है कि इस सोल्यूशन में मेरे पास लीड की जितनी कंसंट्रेशन है उतनी सल्फेट की है, सल्फेट की जितनी कंसंट्रेशन है उतनी लीड की है। तो मैं लिख सकता कि लीड 2+ की कंसंट्रेशन जो है वो बराबर है सल्फेट 2- की कंसंट्रेशन की। क्लियर है। अब लेट सपोज मैं मान लेता हूँ कि लीड 2+ की जो कंसंट्रेशन है वो हमें तो नहीं दी गई है, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि वो कितनी है, x मोल पर dm³ है। अगर इसकी कंसंट्रेशन इतनी है तो सल्फेट की भी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, सल्फेट 2- की कंसंट्रेशन भी कितनी हो जाएगी, x मोल पर
dm क्यूब। क्लियर है? अच्छा, अब अगर मैं के एस पी को इस तरह लिखता हूँ, अगर के एस पी को मैं लिखता हूँ कि के एस पी इज इक्वल टू लीडर 2 प्लस की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय सल्फेट 2 माइनस की कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर मैं क्या ले सकता हूँ कि के एस पी मेरे पास बराबर हो सकती है लीडर 2 प्लस के इंटू लीडर 2 प्लस के, क्योंकि आपको पता है कि लीड की कंसंट्रेशन सल्फेट की कंसंट्रेशन के बराबर है, तो यहाँ मैं लगा दो कि लीड सल्फेट मल्टीप्लाइड बाय लीड की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय सल्फेट की कंसंट्रेशन, या अगर मैं लगा दो कि लीड की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय लीड की कंसंट्रेशन, एक ही बात है, क्योंकि हमें पता है कि लीड की कंसंट्रेशन बराबर है सल्फेट की कंसंट्रेशन के। तो जरा देख ले, मैं लिख सकता हूँ कि के एस पी जो है वो मेरे पास बराबर हो जाएगी, लीड की कंसंट्रेशन कितनी है एक्स मोल पर डीएम क्यूब, और दूसरे लीड की कंसंट्रेशन भी कितनी हो जाएगी एक्स। क्लियर है? तो के एस पी बराबर हो जाएगी मेरे पास एक्स स्क्वायर, और आपको ये भी पता है कि के एस पी जो है वो हमारे पास बराबर है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -8 के। क्लियर है? ये मेरे पास इसके बराबर है। और तो मेरे पास यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये x जो है दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ लीड प्लस 2, x यानी लीड प्लस 2 की कंसंट्रेशन कितनी है, लीड प्लस 2 की कंसंट्रेशन है x, और लीड प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय लीड प्लस 2, इनकी कंसंट्रेशन क्या हो गई एक्स स्क्वायर, तो लीड प्लस 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ मेरे पास है कि एस पी किसके बराबर है एक्स स्क्वायर, और ये फिर बराबर है इस वैल्यू के, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ लीड 2 प्लस की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -8। क्लियर है? अब मैं दोनों तरफ में स्क्वायर रूट लेता हूँ, तो ये मेरे पास बराबर हो जाएगी लीड 2 प्लस की कंसंट्रेशन, ये 2 और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, और यहाँ जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -8 का स्क्वायर रूट लेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आप लोग ज़रा देख लें, मैं चेक करके देखता हूँ। मेरे पास आंसर था कैलकुलेटर, तो मेरा खराब हो चुका है, तो मैं यहाँ से आपके लिए देख लेता हूँ। वन पॉइंट टू सिक्स फाइव यानी 1.6 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 1.265 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -4 मोलर कंसंट्रेशन, तो ये हो गई आपके पास लीड की कंसंट्रेशन। क्लियर है? ये हो गए हमारे पास 3 न्यूमेरिकल्स। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अगर ये वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन है तो आप फिर से रिवाइज करके देख ले, फिर भी नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, तो मैं क्या करूँगा आपको रिप्लाई में भी एक्सप्लेन करवा सकता हूँ, और या फिर से मैं इस लेक्चर का फिर से थोड़ा बहुत यानी जो जो पोर्शन जहाँ जहाँ पर आपको कंफ्यूजन है उस पोर्शन को कलेक्ट करके मैं इसका एक और लेक्चर भी बना सकता हूँ। तो अपनी मेहनत जारी रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें, हम आपको अपनी दुआ में याद रखेंगे, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।